डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ असीम श्रीवास्तव फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़। तो आज का जो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ है वो बेसिकली ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन पे, जलवायु विज्ञान पे आधारित है। तो इनके जो 10 क्वेश्चंस हैं और मेरा प्रयास होगा कि इन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने के थ्रू ही मैं आपको एंटायर क्लाइमेटोलॉजी, जो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, संपूर्ण जलवायु विज्ञान जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको पूरा गो थ्रू करा दूं और आपके कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं कि ये क्या हमारा क्वेश्चन है और व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोलता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कौन से वर्ड पे ध्यान देना है? इनकरेक्ट, यानी कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े जल्दीबाजी में पढ़ते हैं सही है या सही नहीं है और उसमें गलती हो जाती है। उसी तरह करेक्ट और इनकरेक्ट को भी ध्यान से पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है, गलत है। उसी तरह से आप अगर हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन या असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर से जरा इसमें पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर पोजेस नो ऑब्स्ट्रक्शन टू द रेज कमिंग फ्रॉम द सन। तो ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं उनके लिए पृथ्वी का वायुमंडल कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। ठीक है। दूसरा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन आर मेजर वेरिएबल गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा, हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, वो बना किन किन चीज़ों से, उसके कंपोनेंट्स कौन से, और उसमें फिर डिसाइड करना है कि ये गैसेस परिवर्तनशील हैं या नहीं है, वेरिएबल हैं या कांस्टेंट हैं। इसको हम लोग अभी देखेंगे डिस्कशन में। थर्ड आता है, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज गैसेस इज। अब यहाँ आप लोग बार बार एक टर्म पढ़ते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक उष्मन। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वैश्विक तापन क्षमता। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले समय में बीपीएससी या दूसरे पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को उत्पन्न करने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे कमजोर बताया गया, यानी वैश्विक जो उष्मन है उसको पैदा करने की क्षमता सबसे कम, ग्लोबल वार्मिंग को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे कम CO2 की है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि CO2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, डाइकोटोमी है ना, विरोधाभास है। लेकिन जब हम इसको समझेंगे तो समझेंगे कि ये भी सही है। तो क्यूमुलेटिवली हम लोग अगर पूरा समुचित रूप से अगर हम लोग बात करें संचयी रूप से, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना वो सही है और हमको जानना है इनकरेक्ट। तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है। ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत जो है वो सेकंड है। क्यों गलत है इसको हम लोग देखेंगे। तो आंसर क्या होगा? ओनली टू इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये सही है। जबकि हमको सवाल में क्या देखना है? गलत। उसी तरह ये अभी मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया, अभी हम इसको आपको समझाएंगे। ये सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है। गलत कौन है? ये। तो आंसर क्या होगा? केवल 2।
तो इसका आंसर होगा। अब जरा इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। अर्थ एटमॉस्फेयर पजेस नो ऑब्स्ट्रक्शन द रेज कमिंग फ्रॉम द सन। अब पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और ये जो है सन है। तो ये तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। इस तरह से ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें गैसेस हैं, इसमें वाटर वेपर है, इसमें एरोसोल्स हैं, धूल कण हैं, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब ये कहता है कि सन से जो रेज अर्थ पे आ रही है उसके लिए ये जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता ही नहीं, ये रेज सीधे चले जाते हैं विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, बिना इनका अवशोषण हुए ये सीधे अर्थ के सरफेस पे धरातल पर आ जाते हैं। क्या ये सही है? तो देखिए ये सही है। तो ये जो रेज है ना, इनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। जो भी किरणें सन से आती हैं अर्थ की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। और फिर इसमें से कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अर्थ के द्वारा, अर्थ के सरफेस के द्वारा, और बाकी फिर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। बाकी जो फिर रिफ्लेक्ट किया जाएगा उसमें मैक्सिमम जो है ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करके फिर से अर्थ की तरफ उसको बैक रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और इस कारण से जो हमारे अर्थ का लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। और ये लाइफ के लिए, सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर जीव जंतु पेड़ पौधे के जीवित रहने के लिए इतना टेम्परेचर जरूरी है। और ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जिनको शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, उनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अब पृथ्वी से जो रेज जो है वो ऊपर अब जाएंगी, इनको हम लोग कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं। यानी पृथ्वी से जो लौट रही हैं किरणें, उनको हम पार्थिव विकिरण भी बोलते हैं। इनको हम लोग लघु तरंग विकिरण बोलते हैं। और पृथ्वी से जो लौट गई इसको हम लोग दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि इनके लिए ये वायुमंडल एक कवर का काम करता है, एक ग्लास हाउस का काम करता है, रोकने का काम करता है, पृथ्वी पर लौटाने का काम करता है। इसीलिए एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस। और ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि सन से जो रेज आती है इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन क्यों बोलते हैं, लघु विकिरण इसको क्यों बोलते हैं, और पृथ्वी जो किरणें लौटती हैं स्पेस के अंतरिक्ष की ओर, उनको हम दीर्घ तरंग विकिरण या लॉन्ग वेव रेडिएशन क्यों बोलते हैं? तो हम जानते हैं कि सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। तापमान क्या है, सूर्य की सतह का तापमान बहुत ज्यादा। तापमान बहुत ज्यादा होगा ना, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी ना, तो वेवलेंथ क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो वेवलेंथ होता है वो कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो जब आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य कम। इसीलिए कैसे वो प्रकाश एकदम इस तरीके से वो प्रकाश चलेगा बड़ी तेजी से और उसका वेवलेंथ कम होगा। तो इसीलिए वेवलेंथ छोटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। यानी जिस लाइट की एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, बहुत टेम्परेचर होता है, उसका फ्रीक्वेंसी अधिक, वेवलेंथ छोटा, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव। और जो अर्थ का सरफेस है इसका क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है इन कंपेरिजन टू द सन। सूर्य की सतह की तुलना में इस सतह का तापमान कम है। तो तापमान जब कम होगा तो इसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो जो वेवलेंथ है वो अधिक होगा। तो जो पृथ्वी से जो किरणें लौटेंगी ना, वो उनका इस तरीके से इनकी स्पीड भी कम होगी और इनका वेवलेंथ क्या होगा, वो बड़ा होगा। इसीलिए इनको लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। और सन से जो आती है उनको क्या बोलते हैं, लघु तरंग विकिरण बोलते हैं। तो हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। लेकिन पृथ्वी के सरफेस से जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है ना, परिचालन, कन्वेक्शन, संवहन और विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का
ऊपर वो अंतरिक्ष की ओर लौटता है, उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्लास हाउस की भांति ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और उनमें से कुछ ही स्पेस की ओर लौट पाते हैं, बाकी फिर वो अर्थ की ओर लौटा दिए जाते हैं, जिसके कारण 15 डिग्री सेल्सियस सस्टेन होता है, मेंटेन होता है, और ये हमारे जीने के लिए जरूरी है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या था कि भाई ये सन से जो रेज आ रही हैं, जिनको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन, इनके लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता, ये सही है। ठीक है, अब जरा हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन परिवर्तनशील गैसेज हैं। अब जरा इसको भी समझते हैं, क्या सच में ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ उससे पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे ही आते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम में अवेलेबल होते हैं, और कमेंट सेक्शन में इसके लिए लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको चेक कर पाएंगे। तो अब देखिए हम लोग जो सेकेंड स्टेटमेंट था, तो उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे वायुमंडल का संगठन, यानी हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किन किन चीजों से बना है ना। वायुमंडल हिंदी में अगर बोले तो वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। तो किन किन चीजों से हमारा वायुमंडल बना है? तो इसमें तीन चीजें हैं, एक तो गैसेस, गैसें, दूसरा है वाटर वेपर, जलवाष्प, जलवाष्प, और जो तीसरा तत्व है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, इसको हम लोग एरोसोल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं धूल कण। तो इन्हीं तीन चीजों से मिलकर हमारे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वायुमंडल बना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे गैसेस पे है ना, तो ये गैसेस जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैसेस। एक जो गैस होती है ना, इसको वेरिएबल गैसेस बोलते हैं, वेरिएबल गैसेस। अच्छा, हिंदी में इसको हम लिखें तो परिवर्तनशील गैसें, है ना, परिवर्तनशील गैसें होती हैं। और दूसरी जो होती है वो कांस्टेंट गैसेस होती हैं, कांस्टेंट गैसेस यानी स्थिर गैसें। तो सवाल यहाँ ये है कि कांस्टेंट गैसेस का क्या मतलब, वेरिएबल। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो गैस जिसके कॉन्सेंट्रेशन में, जिसके वॉल्यूम में, जिसके मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता, खासकर 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जिन गैसों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता या उनके वॉल्यूम में या इनके कॉन्सेंट्रेशन में, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट गैसेस। और वो गैसें जिनके वॉल्यूम में या जिनकी मात्रा में परिवर्तन होता है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल गैसेस। तो इसके जो मेजर गैसेस, जो कांस्टेंट गैसेस के जो मेजर एग्जांपल हैं, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में ये 78.1% के आसपास है, ये 20.9% के आसपास है, ये 0.9% के आसपास है। तो इनका अप टू 80 to 90 किलोमीटर एल्टीट्यूड हाइट तक, ऊंचाई तक, इनके मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता। जबकि इसमें बहुत सारी गैसें हैं, जैसे CO2 है, या ओजोन है, या वाटर वेपर है, जलवाष्प है ना, या फिर आप हीलियम है, या हाइड्रोजन है, या फिर आप देखें जेनॉन है, रेडॉन है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो इन सब गैसेस को हम कहते हैं वेरिएबल गैसेस। इनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इनकी जो मात्रा वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये जो है ना वो वेरिएबल गैसेस हैं। नहीं, ये वेरिएबल गैसेस नहीं है, ये कांस्टेंट गैसेस हैं, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। उसी तरह हिंदी में भी ये परिवर्तनशील नहीं, स्थिर या अस्थाई गैसेज हैं, कांस्टेंट गैसेज हैं, इसलिए ये कथन गलत है। और यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। हम लोग को आंसर तो मिल गया, लेकिन थोड़ा हम लोग ये तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसको वैश्विक तापन क्षमता या वैश्विक ऊष्मन क्षमता बोलते हैं। और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे कमजोर क्यों बताया गया है? तो देखिए ये सच है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं या जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFCs या HFCs जो होते हैं ना, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी वैश्विक ऊष्मा या वैश्विक तापन उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की होती है, उसके बाद हेलोन्स की होती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली, उसके बाद मीथेन की होती है, और अंत में CO2। यानी कि CO2 की ग्लोबल वार्मिंग को जनरेट करने की क्षमता, वैश्विक तापन की स्थिति को उत्पन्न करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की इनमें सबसे कम होती है। अब ये कैसे, तो जरा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसको समझते हैं इस वाले पेज में। यहीं पे इसको मैं मिटाता हूं और इसी में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वैश्विक तापन क्षमता। यूपीएससी ने पूछा हुआ था, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए और जानना भी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन या तापन, और पोटेंशियल का मतलब आप जानते ही हैं, क्षमता। तो कहने का ये मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है ना, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ए पर्टिकुलर गैस एब्जॉर्ब्स ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू CO2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कोई दूसरा गैस, जैसे मान लीजिए CH4 है, तो इन कंपेरिजन टू CO2, CH4 नॉर्मली माना जाता है कि 100 ईयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में CH4 100 सालों में कितने एनर्जी को, कितने हीट को, कितने ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है। इसी को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसको बेस के रूप में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसको माना जाता है, इसका यूनिट इसको माना जाता है 1। अब इसके कंपैरिजन में जो CH4 है, इसका जो कार्बन जिसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये 27 to 30 माना जाता है। यानी 1 टन CO2 100 सालों में, जनरली 100 वर्षों में जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जितना तापीय जो प्रभाव उत्पन्न करता है, उसकी तुलना में जो ये CH4 है, 1 टन मीथेन जो है वो 27 to 30 टाइम्स अधिक, 30 गुना अधिक जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी कि CH4 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से 27 से 30 गुना अधिक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कैसे हो गया, जब इसकी क्षमता सबसे कम मानी जाती है हीट को एब्जॉर्ब करने में और हीटिंग इफेक्ट पैदा करने में। तो बात यहां पर यह है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 100 to 1000 ईयर्स तक रहता है। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्पैन है, जो लाइफ है, वो 100 से 1000 सालों का है। और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो मानव गतिविधियां, इतना जो हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं, उसके कारण हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण 50% ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का। और वो रहेगा कब तक, 100 से 1000 साल तक रहेगा। जबकि CH4 है, या जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, या हेलोन्स है, इनका जो लाइफ है ना एटमॉस्फेयर में, जैसे CH4 है, 10 से 12 साल में ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीथेन जो है वायुमंडल में 10 से 12 साल में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अगर हम प्रोड्यूस करते तो फिर ये जाएगा। इसीलिए इन सब का जो टाइम स्पैन है वो कम होता है, लेकिन इनका हीटिंग एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ज्यादा ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये रहते वायुमंडल में सबसे कम समय के लिए, और ये लंबे समय तक रहता है। तो टोटल क्यूमुलेटिव हीटिंग इफेक्ट जो है वो CO2 का सबसे ज्यादा हो गया। तो जो क्यूमुलेटिव हीटिंग इफेक्ट है, जो संचित 100 से 1000 साल में जो ये संचित होता जा रहा है हीटिंग इफेक्ट उसका, उसके कारण टोटल हीटिंग इफेक्ट CO2 का ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि CO2 इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करने में CO2 की भूमिका ज्यादा है। वो इसलिए नहीं कि इसकी क्षमता ज्यादा है, वो इसलिए कि ये वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे लंबे समय तक रहता है, और धीरे 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 इसके जो हीटिंग इफेक्ट है वो जमा होते जाते हैं, और इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग
प्रोड्यूस करने में मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा जो वैश्विक उष्मा उत्पन्न करने की जो क्षमता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की है, फिर हेलोन्स की है, फिर मीथेन की, और तब जाकर CO2 की। और यहाँ देखिए इसी को जो हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया, यही स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग गैस। तो सिंस it remains in the atmosphere for more than 100 years, 1000 up to 1000 years तक, इसीलिए क्यूमुलेटिव हीटिंग इफेक्ट इसका ज्यादा हो जाता है CO2 का, इसीलिए ये सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस बन जाता है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की क्षमता सबसे कम है। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला भी सही है, सिर्फ दूसरा गलत है, इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर विल बी ओनली 2। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहां देखेंगे, इसको मैच द फॉलोइंग में है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ स्फेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं, और उन परतों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उन परतों की जो, उन स्फेयर्स की जो विशेषता है उसको बताना है, उसको मिलाना है। अब यहाँ पे आयनोस्फेयर लिखा है, मीसोस्फेयर लिखा है, स्ट्रेटोस्फेयर लिखा है, ट्रोपोस्फेयर लिखा है। अब इसमें किस स्फेयर की कौन सी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैच द फॉलोइंग कराना है। हिंदी में जरा देख लें तो वायुमंडल के मंडल हैं यहाँ पे और उनकी विशेषताएं हैं, और क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल, किसकी क्या विशेषता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको समझाता हूं आपको इस तरह से कि अभी हम लोग ने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा, अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना कैसी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पूरे स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर के पूरे स्ट्रक्चर को बता देता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, थोड़ा इसको देखिए, वायुमंडल की संरचना। अब इसका जो बेस है ना, किस आधार पर हमने वायुमंडल के स्ट्रक्चर को बांटा है, दो बेस है इसका। आधार क्या है, एक होता है थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तापीय विशेषता बोलते हैं ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा जो बेस है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रासायनिक विशेषता। अब इन दो आधारों पर ही हमारे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर बनती। इस आधार पर हमारे एटमॉस्फेयर को 5 स्फेयर्स में, 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। जैसे कि ऑप्शन में लिखा भी हुआ है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर यानी कि हिंदी में इसको बोले तो क्षोभ मंडल हो गया। इसके ऊपर हम जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है, और क्षोभ मंडल के ऊपर आप जानते हैं कि समताप मंडल है। उसके ऊपर आ गया मीसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, और उसके ऊपर आ गया आयन मंडल जिसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो है वो बहिर मंडल है जिसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। और यहाँ 2 लेयर्स में बांटा जाता है, 2 स्फेयर्स में बांटा जाता है रासायनिक विशेषता के आधार पे। एक को बोलते हैं होमोस्फेयर, अप टू 90 किलोमीटर हाइट तक, तो अप टू 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल को बोलते हैं होमोस्फेयर। अच्छा, हिंदी में इसको बोल देते हैं सममंडल, जब गैसों का अनुपात 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं बदलता, रेशियो ऑफ गैसेस डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज अप टू द अल्टीट्यूड ऑफ 90 किलोमीटर। और उसके ऊपर हम लोग इसको बोलते हैं हेटेरोस्फेयर, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं विषम मंडल, यानी कि 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ना, इसको हम लोग विषम मंडल, हेटेरोस्फेयर बोलते। यानी जब गैसेस का रेशियो चेंज होने लगता है, जब तक चेंज नहीं होता गैसेस का रेशियो तब तक बोलते हैं सममंडल, होमोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर क्या बताता, तो ये बताता है कि ये ट्रोपोस्फेयर है ना, ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, अगर ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर हम अब इसके वायुमंडल का एक वर्टिकल कॉलम काट लें
तो जो सबसे नीचे जो लेयर होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब जानते हैं ट्रोपोस्फेयर जो है ना, जो क्षोभ मंडल है, ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रोपोज। ट्रोपोज का मतलब होता है मिक्सिंग, मिश्रण। तो किसका मिक्सिंग? तो ये जो हमारा सबसे निचला स्फीयर है ना, इसमें एयर का, वाटर वेपर का, एरोसोल्स का, जो गैसेस हैं उनका मिक्सिंग होता रहता है, मिश्रण होता रहता है। इसीलिए इसको स्फीयर ऑफ मिक्सिंग है ना, मिश्रण का मंडल, या स्फीयर ऑफ चेंजेस, परिवर्तन का मंडल भी बोलते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स, जो वायुमंडल जिन चीजों से बना, उनका मिक्सिंग होता रहता है। इसीलिए जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं, जितनी भी सीजनल इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो रेनफॉल है या क्लाउड फॉर्मेशन है या स्टॉर्म्स है, सब इसी में होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि आप जानते हैं कि हमारे अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो लोअर ट्रोपोस्फेयर में अधिक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, डेंसिटी कम होती जल्दी जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है पोल्स पे, और नीचे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता चला जाता है। इसीलिए गैसें फैलती हैं, पलायन की उनमें एस्केप करने की टेंडेंसी होती है। जैसे जैसे नीचे आएंगे, सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम आसपास होते हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इस कारण से क्या होता है कि जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है ना, उसके कारण हमारा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जो है हमारा, जो है वो परिचालन, सम्मोहन और विकिरण के कारण जो गर्म होता है हमारा क्षोभ मंडल का एटमॉस्फेयर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी डेंसिटी कम होगी ना, तो वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता चला है। क्योंकि जब आसपास मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, तो हीट एक्सचेंज होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन जब इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता, इसीलिए क्या होगा, टेम्परेचर घटने लगेगा। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, तापमान घटने का एक जो सामान्य दर है, कि 165 मीटर ऊपर जाएंगे ना हम लोग अगर क्षोभ मंडल में, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसी तरह अगर हम 1000 मीटर ऊपर चले गए ना क्षोभ मंडल में, तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है ना, माफ करेंगे, घट जाता है, माइनस। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, चूंकि क्षोभ मंडल में नीचे की तरफ घनत्व तो ज्यादा होता है वायुमंडल का, ऊपर की तरफ घनत्व तो कम होने लगता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है ना तापमान में कमी आती जाती है। तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, और उसी तरह 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट देखिए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। अब यहां देखिए, सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आप यहां देखें ट्रोपोस्फेयर। अब ये ऑप्शन देखिए, ऑल वेदर फेनोमेना अकर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। तो यहां पे ए क्या आंसर क्या होगा, 1, ए के साथ हो गया 1। अब जरा हम लोग इसमें आते हैं, जरा हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर को समझते हैं। अब इसके ऊपर, अच्छा ये यहाँ पे 18 जो है ना, ये 18 किलोमीटर तक और ये 8 किलोमीटर तक, यानी इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर का हाइट अप टू 18 किलोमीटर तक, पोल्स पे अप टू 8 किलोमीटर तक। यहाँ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं, सम्मोहन धाराएं, गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो अपकेंद्री बल है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए हवाएं ऊपर उठती हैं। इसीलिए इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर जो है क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा, और जो ठंडी हवाएं होती है ना उसके नीचे उतरने की टेंडेंसी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बड़ा मजबूत होता है पोल्स पे, इसीलिए यहाँ पे हवाओं के नीचे उतरने की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसकी यहाँ पे हाइट कम होती। अब जब हम आते हैं ना 50 अप टू 50 किलोमीटर तक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो है ना समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो 18 किलोमीटर की बाउंड्री है ना, यहाँ आते आते जो है ना माइनस यहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान गिर जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये जो ऊपरी सीमा है, जो लास्ट, जो अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर गिरकर -80 हो जाता है इक्वेटर के ऊपर, पोल्स के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस।
लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में आते हैं 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो तापमान में कोई अंतर नहीं आता, वो तापमान जो घट रही थी ना उस पर पॉज लग जाता है, उसी को ट्रोपोपॉज। अब क्या होता है, जैसे 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगता है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है ना, और इसमें एक गैस आती और उस गैस का नाम है ओजोन। अब ओजोन गैस जो है ना, इसका क्या काम है, ये सन के रेज को फिल्टर करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, फिल्टर करता है। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसके कारण जो हमारे इसमें ओजोन गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है स्ट्रेटोस्फीयर में, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर निचले समताप मंडल में ओजोन गैस का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है, और उसकी विशेषता ही है तापमान को अवशोषित करना, अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणों को, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर बढ़ के 50 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच के अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि घट जाता है -80 तक, और इसमें ना कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, कोई वेदर फेनोमेना की एक्टिविटी नहीं होती, कोई मौसमी घटना नहीं होती। इसीलिए जो पायलट्स होते हैं ना, दे प्रेफर टू फ्लाई देयर एयरक्राफ्ट्स इन स्ट्रेटोस्फीयर। इसीलिए जो वायुयान चालक होते हैं ना, वो समताप मंडल में वायुयानों को उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, क्लाइमेटिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई बाधा नहीं होती जलवायु से संबंधित। तो देखिए ये समताप मंडल है ना, स्ट्रेटोस्फीयर। अब यहाँ क्या देखिए लिखा भी हुआ, वायुयान चालकों का पसंदीदा मंडल, और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रेटोस्फीयर, और यहाँ देखिए प्रेफर्ड बाय पायलट्स, और टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। तो यहाँ बी का जो हमारा ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना, सी, अब सी का जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। तो इसमें हम देखेंगे ए का 1, सी का 2, तो इसमें ए का 1 तो वो तो सही है, बी, सी स्ट्रेटोस्फीयर है तो सी का 2 होना चाहिए। जरा इसको इंग्लिश वाले हिंदी वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा इसमें ऑप्शन जो है ना वो गलत हो गया है। ऑप्शन में क्या होगा कि ए के नीचे 1 होगा और सी के नीचे जो होगा ना वो 2 होगा, ठीक है, सी के नीचे 2। अब देखिए हम लोग जरा चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीसोस्फीयर, तो अप टू 80 किलोमीटर तक मीसोस्फीयर होता है। अब मीसोस्फीयर है ना, ये इसको मध्य मंडल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रेटोपॉज है, यानी अपर बाउंड, जो अपर लिमिट ऑफ द समताप मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है वो क्या है, उसको बोलते हैं समताप सीमा स्ट्रेटोपॉज। यानी यहाँ पॉज लगता है किस पर, यहाँ तापमान जो बढ़ रहा था अब उस पर ब्रेक होगा। अब इसमें क्या होगा, तापमान घटने लगता है। अब तापमान घटने क्यों लगता है, वाई टेम्परेचर स्टार्टेड टू डिक्रीज, तो ऐसा है ना कि इसमें क्या है, वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है, यानी बहुत रेयर, इसकी डेंसिटी साफ ही कम हो जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है ना। तो एक तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और दूसरा एक को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ CO2। CO2 का एक इफेक्ट होता है पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। अब पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ CO2, देखिए CO2 जो नीचे थी ना, ये जो CO2 अब ये क्या कर रही है नीचे, कि जो भी पृथ्वी से किरणें लौट रही है ना, इनको रोकती है और पृथ्वी पर वापस लौटा देती है। लेकिन यहां पर जो CO2 है ना, वो रोकने का काम नहीं करती है, वो रिलीज करती है हीट को, और हीट जो है वो एस्केप हो जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में ऊष्मा चली जाती है। तो निचले वायुमंडल, लोअर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में वो हीट को रिलीज करने का काम करती है। तो एक तो डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता, और एक कार्बन जो भी हीट आती है उसको वो रिलीज कर देता है स्पेस में। इसीलिए मध्य मंडल मीसोस्फीयर में अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटने लगता है, और 80 किलोमीटर के हाइट पे अगर टेम्परेचर घटकर -100 डिग्री सेल्सियस टू -130 डिग्री सेल्सियस तक डिक्लाइन हो जाता है। इतना कम तापमान, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो या हाइड्रोस्फीयर, चाहे स्थल मंडल हो या जल मंडल, वायुमंडल, तीनों मंडल मिला दे तो इतना कम तापमान कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए तीनों मंडल अगर मिला दें, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है द अपर लिमिट ऑफ द मीसोस्फीयर, मध्य मंडल के सबसे ऊपरी सीमा पर।
घटकर इतना हो जाता है, जबकि धरती पर ऑन द लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर सबसे कम टेम्परेचर अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके दक्षिणी ध्रुव एकदम सेंटर पे -95 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड हुआ, और वो -95 से भी ये कम है। अब देखिए जो भी मीटियोर्स आते हैं ना, मीटियोर्स जिसको हम लोग उल्का बोलते हैं, वो यहाँ एक्सोस्फेयर में आकर फिर आयनोस्फेयर में आते हैं और फाइनली इसी में जो है वो जल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फाइनली जो है इसमें बर्न हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ये नष्ट हो जाते हैं ना, तो इसका जो डेब्रिस होता है, मीटियोर्स का डेब्रिस, उसका जो धूल कण होता है, अब उसी के ऊपर जो कुछ वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है ना, घनीभूत हो जाता है, तो एक स्पेशल क्लाउड बनता है, उसको बोलते हैं नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। तो अगर क्वेश्चन आए ना कि नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, नॉक्टिलूसेंट बादल किस स्फीयर में बनते हैं, मीसोस्फीयर में बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हम लोग स्टेटमेंट जो था कि मध्य मंडल में हम लोग देखते हैं, देखिए उल्का पिंड पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, ऊंचाई से तापमान घटता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सी के सॉरी मध्य मंडल जो बी है उसका ऑप्शन क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ बी लिख देंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। यहाँ देखिए इंग्लिश वाले में कि द मीटियोर्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, है ना। तो ये जो सी है अगर ए कर दे तो ए का तो ऑप्शन वही सही है 1। अच्छा बी का जो है वो मीसोस्फेयर, इसका हो जाएगा 3। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो उसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है ना, तो उसका हो जाएगा 2। और ये जो डी बच गया, अब एक ही ऑप्शन बचता है 4, यानी इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, यानी वो कौन सा है, वो है आयनोस्फेयर। तो यहाँ आयनोस्फेयर जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ए आयनोस्फेयर है तो ए का होगा 4। हाँ यहाँ सही बना हुआ है, ए का 4, और एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, तो आयनोस्फेयर का 4 हो जाएगा। मीसोस्फेयर बी है, तो मीसोस्फेयर हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, मेटियोर्स उड़ जाते हैं, तो 4 3 नहीं, ऑप्शन सारे सही है क्वेश्चन के। और सी स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें क्या होता है डिक्रीज, इसमें पायलट्स वाला है, तो सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 आंसर विल बी सी। अब यहां देखिए आयनोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, इसको देखते हैं। तो इसमें जो है ना ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन सही है सारे क्वेश्चंस का, आंसर होगा 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ए है आयन मंडल, ये होगा 4। अब आयन मंडल आयनोस्फेयर में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ऐसा कैसे, अब जरा इसको भी समझते हैं यहाँ। तो देखिए ये जो मीसोस्फेयर है ना, अब इससे अप टू 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक मानते हैं आयनोस्फेयर। अब आयनोस्फेयर यानी कि नाम ही है आयंस, आयंस कैसे रिलीज होते हैं, इस एटमॉस्फेयर में जो है ना आयंस जो हैं वो तैरते रहते हैं, सस्पेंसिव स्टेट में है। तो क्यों तैरते हैं आयंस, तो जो सन के रेज में एक्स रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होता है ना, जब वो इस लेयर में आता है ना, तो जो हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है ना, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग हो जाता है, और अलग हो जाता है तो इसमें वो तैरते रहते हैं। तो आयंस इसमें होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं आयन मंडल। अब इसमें ना, अब आयंस आप जानते ही हैं कि उनका उससे हीट रिलीज होता है, इसीलिए जैसे जैसे में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर फिर अभी जो घटने लगा था अब फिर बढ़ने लगेगा। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, अब इसमें 4 लेयर होते हैं, डी ई एफ जी। अब इसमें कोई ना कोई लेयर जो है डी ई एफ जी, ये जो लेयर्स हैं, मतलब ये डी लेयर 99 किलोमीटर तक है, ई लेयर 130 किलोमीटर तक है, फिर वो 380 किलोमीटर, फिर ये 640 किलोमीटर तक है। तो ये डी लेयर है। अब ये जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स हैं इनको लौटा देता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हर लेयर किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करता है और किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी को वापस लौटा देता है। उसी में जो जी है वो किसी भी प्रकार के रेडियो वेव्स को, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, सबको सेंड बैक टू दी अर्थ, लौटा देता है। तो इससे हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है रेडियो वेव्स के थ्रू। और
ये जो ई लेयर आप देख रहे हैं ना, इसको केनेली हेबेसाइड वैज्ञानिकों के नाम पे बोलते हैं। और ई लेयर में क्या होता है ना कि इसमें जब जब सूर्य की सतह पे, सरफेस पे जो मैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स, जो चुंबकीय तूफान उत्पन्न होते हैं ना, तो जैसे ही वो जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं आयनोस्फेयर में, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है ना, उससे एक स्पार्क जनरेट होता है और उससे ऑरोरा यानी एक जो ध्रुवीय प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जनरेट, उसको ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो एकदम फायर क्रैकर की तरह, जैसे शादियों में आतिशबाजी होती है ना, उस तरह का एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है। वो कहाँ? आयनोस्फीयर में और ई लेयर में होता है। उसको ऑरोरा बोरेलिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ आप देखिए, इस तरह से मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर समझाया कि यहाँ रेडियो प्रसारण की जरूरी है और फिर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एल्बिडो इफेक्ट। तो एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है ये हम समझेंगे, और उसमें ऑप्शन है ग्लेशियर्स एंड स्नो, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, है ना। अब यहाँ देखिए, हिंदी में भी इसको एल्बिडो ही बोलते हैं। एल्बिडो प्रभाव क्या होता है और किसका एल्बिडो प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? तो क्या होता है एल्बिडो, है ना। तो एल्बिडो इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। यानी जो भी लाइट, जो भी प्रकाश पृथ्वी के सरफेस पे आ रही है, हमारे अर्थ के, पृथ्वी के धरातल पे जो भी लाइट आ रही है, उनका बिना अवशोषित हुए, बिना एब्जॉर्ब हुए कितना अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एल्बिडो। तो हमारे अर्थ पे ग्लेशियर्स भी हैं, स्नो भी हैं, वाटर बॉडी भी है, टेरेस्ट्रियल बॉडी भी है, खेत भी है, ग्रासलैंड्स भी है। तो ये जो बिना ऊष्मा को अवशोषित हुए कितना प्रकाश पुनः परावर्तित हो जाता है, विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड हाउ मच लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द स्पेस। तो यहां माना जाता है कि जो पृथ्वी होती है ना, इसका एल्बिडो इफेक्ट 30 to 35% है। यानी कि ये सिर्फ 30 से 35% ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी सारे को वो अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो हिमानिया और बर्फ, ग्लेशियर्स और जो स्नो है ना, इनका एल्बिडो इफेक्ट माना जाता है 75 to 95%। यानी जितनी लाइट इनके ऊपर गिरती है ना, पहुंचती है, उसका 75 to 90% ये वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, बिना उनको सोखे, अवशोषित किए, वो लाइट इतना लौटा देते। मरुस्थल का माना जाता है कि इसका 20 to 30% इसका एल्बिडो इफेक्ट होता है। जो ग्रासलैंड्स होता है, इसका जो एल्बिडो इफेक्ट होता है ग्रासलैंड का, वो 10 to 20% माना जाता है। और सबसे कम यहाँ पे जो ठीक है, घास के मैदान, और इस वाले इंग्लिश में आप देखेंगे ग्लेशियर अर्थ, तो इसका 30 to 35% ही एल्बिडो इफेक्ट है। ग्लेशियर्स का एल्बिडो इफेक्ट 75 to 95% है। डेजर्ट्स का 20 to 30% है। ग्रासलैंड्स का जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 10 to 20%। और सबसे कम जो होता है ना, वो पैडी फील्ड, जो धान के खेत होते हैं ना, इनका एल्बिडो इफेक्ट सबसे कम माना जाता है, 3 से 15% ही। यानी ये सिर्फ 3 से 15% ही लाइट को वापस बिना एब्जॉर्ब किए लौटाते हैं, बाकी ये 97 to 85% जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब ही कर लेते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है? ग्लेशियर स्नो का। इसीलिए ग्लेशियर्स और स्नो, जो हिमानिया और बर्फ है ना, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में, ठीक है। और पिघलेंगे तो फ्रेश वाटर भी मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक सिमुलेटर टेस्ट सीरीज, आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। एकदम रियल एग्जाम से पहले रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट दिया जाता है और उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट को ज़रूर देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जो रियल मैच है उसके पहले कोई
बहुत बड़ा ह्यूमन एरर, मानव भूल ना हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि आसान क्वेश्चन जब गलत होता है तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं और बहुत दुख होता है। और ये उसी बच्चे को पता चलेगा जो 1-2 नंबर से बाहर होता है, दूसरा कोई बता नहीं पाएगा। इसीलिए जितना आप एग्जाम देंगे उतना आपका ह्यूमन एरर कम होगा। इसीलिए आपको जो नेक्स्ट टेस्ट है 5 जुलाई को, उसके बाद 8 है, फिर 12 है, 19 जरूर दीजिए। ये बड़े अच्छे एग्जाम्स हैं, बहुत मेहनत से क्वेश्चन सेट किया जाता है आपके लिए, और रियल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बिफोर द रियल एग्जाम ये आपके लिए ही है। तो इस पे आप जरूर अटेम्प्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what does a sudden rapid drop in the barometer reading indicate? हिंदी में अगर इसको आप पढ़ें तो जो अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन का अचानक तेजी से गिरना कैसे मौसम का सूचक होता है? तूफान का, वर्षा होने का, क्लियर वेदर, साफ मौसम का, या स्नोफॉल हिमपात का, या आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया? हिंदी में देखिए, इंडिकेशन स्टॉर्मी वेदर का होता है, रेनफॉल या क्लियर वेदर स्नोफॉल का होता है। तो थोड़ा इसी डिस्प्ले पे, इसी स्लाइड पे हम लोग को समझते हैं। देखिए, जो एयर का टेम्परेचर होता है, जो वायु का तापमान होता है ना, वायु का तापमान, इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब, इसके साथ ना व्युत क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एयर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर। यानी जब भी तापमान कहीं वायु का बढ़ता है तो वहां वायु दाब घटता है, और जब भी कहीं तापमान घटेगा तो वहां वायु दाब बढ़ता है। और जो विंड का जो प्रोपेगेशन, या विंड जो ब्लो करती है, जो पवन चलती है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, ये बड़ा हेल्प करता है किस में? वेदर फोरकास्टिंग में। वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम के पूर्वानुमान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव की भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हवा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, जहां हाई प्रेशर था ना, अब यहाँ तो तापमान और जो आर्द्रता है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ना, इसको कैरी करते चलती, और वो कैरी करके कहाँ जाएगी? जहां लो प्रेशर। इसीलिए हवा जो है वो वर्षा लाने में, प्रेसिपिटेशन में मदद करती है। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बताएगी कि क्या हमारी ओर हवा आएगी या हमसे हवा बाहर चली जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीड कैसे करते हैं? एक डिवाइस होता है, इसको बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर में ग्लास ट्यूब, एक शीशे की नली होती है, जिसमें पारे की ऊंचाई, मरकरी की ऊंचाई या उसके गिरने को हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज ए सडन रैपिड ड्रॉप इन द बैरोमीटर रीडिंग, है ना, वो इंडिकेट क्या करता है? तो अब देखिए, इसी में हम लोग यहाँ समझते हैं कि अगर एक रैपिड, है ना, रैपिड ड्रॉप होता है, अचानक रैपिड ड्रॉप इन रीडिंग, अचानक, अगर, इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक गिरा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक कम हुआ ना, इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर जो है वो अचानक बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा, यानी इसको हम कह सकते हैं ना लो प्रेशर। और हवा हमेशा कहां से कहां चलती? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यानी अगर कहीं अचानक तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो वायु दाब तेजी से गिरेगा, यानी उसके बाहर, उसके पेरीफेरी में, आउटवर्ड्स, जहां जहां हाई प्रेशर है वहां से हवाएं बहुत तेज गति से आएंगी। कहां? लो प्रेशर पे, यहाँ हाई टेम्परेचर है। यानी ये कैसा सूचक है? इंडिकेटर स्टॉर्मी वेदर का, ये तूफान आने का सूचक है। लेकिन अगर एक डिक्लाइन होता है, अगर बैरोमीटर की रीडिंग में एक डिक्लाइन होता है और उसके बाद ग्रेजुअल राइज होता है, तो ये डिक्लाइन फॉलोड बाय ग्रेजुअल राइज, है ना, पहले गिरा, बैरोमीटर का जो पारा है पहले गिरा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो ये किसका इंडिकेटर है? तो ए डिक्लाइन फॉलोड बाय ए ग्रेजुअल राइज, यानी नीचे गिरा, इसका मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ा तब ना गिरा, लेकिन फिर वहां हवाएं आई, हवाएं आने के कारण, अगर मान लीजिए वहां
रेनफॉल हो तो क्या होगा, वो टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो फिर ये क्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये जो होता है ना, ये डिक्लाइन फॉलोड बाय ये ग्रेजुअल राइज, ये रेनी सीजन यानी फ्यूचर में वर्षा हो सकती है, ये इसका इंडिकेटर है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बैरोमीटर के पारे का लगातार ऊपर उठना हो, कॉन्टिन्यूअस राइज हो, लगातार ऊपर उठ रहा है, लगातार उठ रहा है का क्या मतलब, वो लगातार वायुदाब बढ़ रहा है, तो वायुदाब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है। तो वायुदाब बढ़ेगा तो हाई प्रेशर हो रहा है ना, तो हाई प्रेशर होगा तो यहाँ हवा नहीं आएगी ना, हवा जहां आएगी वहीं तो वर्षा होगी या वर्षा की स्थिति बनेगी। तो यहां से तो हवा भाग जाएगी जहां लो प्रेशर होगा, जहां टेम्परेचर अधिक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ साइक्लोन नहीं, चक्रवात की स्थिति नहीं, प्रति चक्र एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, और आकाश साफ हो जाएगा, क्लियर वेदर का ये सूचक होता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग जो होता है, मौसम पूर्वानुमान, उसमें महती भूमिका निभाता है। और ये बैरोमीटर के रीडिंग से हम समझ पाते हैं कि आने वाले समय में कैसा मौसम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिंदी में मतलब ये जितने सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा, अब यहाँ पे आपको एक वर्ड पकड़ना है करेक्ट, कौन सा कथन इसमें सही है, या कौन सा एक से अधिक कथन भी सही हो सकते, ठीक, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स आर डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स आर द थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स। वेस्टर्ली, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वेस्टर्ली विंड इन द सदर्न हेमिस्फेयर is known as roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s। और चौथा स्टेटमेंट, द डोल्ड्रम इज एसोसिएटेड विद द ITCZ। जरा हिंदी में देखें, पहला कथन है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां गतिजन वायुदाब पेटियां होती हैं, जबकि दूसरा कथन कहता है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां तापजन्य वायुदाब पेटियां होती हैं। और तीसरा कहता है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ हवाओं को क्रमशः गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखती साठा के नाम जानते हैं। और चौथा बोलता है डोल्ड्रम का संबंध ITCZ से। तो देखिए इसमें क्या है ना कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि अल्टी पल्टी हो गया। अल्टी पल्टी इन द सेंस कि ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो है वो तापजन थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, और ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, गतिजन है, इसलिए ये इंटर एक्सचेंज हो गए। इसलिए ये जो कथन एक है वो भी गलत, ये भी गलत। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये सही है और ये सही है, तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे और उसको भी समझेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगर इंग्लिश वाले में देखेंगे तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है एक्चुअली ये है थर्मली इंड्यूस्ड, और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर है ये है डायनामिकली इंड्यूस्ड। इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 3 and 4 आर करेक्ट। इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ देखेंगे डी जो है केवल 3 और 4 सही है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, इस क्वेश्चन को यहाँ हम लोग समझते हैं। तो इसमें मैं आपको एक इमेज निकाल कर समझाता हूँ। है वो इमेज इसमें है ही नहीं। एनीवेज कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझते हैं, इस वाले में समझेंगे। और एक पेज यहाँ, अब देखिए क्या है कि ये हमारी जो अर्थ है
तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी उत्तरी गोलार्ध है इसलिए नॉर्थ लिखते हैं। ये 30 डिग्री साउथ है, ये 60 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री साउथ है। ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। अब एयर प्रेशर, वायुदाब पेटियों के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना, अब जैसे मैंने बोला ना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती। तो देखिए 0 डिग्री पे क्या होता है ना, फटाफट समझिए कि ये जो 0 डिग्री है, जो इक्वेटोरियल रीजन है ना, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा परपेंडिकुलर गिरती हैं, हमेशा जो है लंबवत सूर्य की किरणें गिरती हैं। इसीलिए यहाँ पे थ्रू आउट ऑल द सीजन, सालों भर यहाँ गर्मी होती है। देयर इज नो विंटर सीजन ओवर इक्वेटोरियल रीजन। विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में कोई शीत ऋतु नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो अभी हमने पढ़ा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है। अब 30 डिग्री क्या है, अब अगर इसको आप यहाँ पे देखें इस वाले मैप में, तो यहाँ आप देखें 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री जो है ना वो ये वाली लाइन है 30 डिग्री। और आप यहाँ देखेंगे तो चाहे वो आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखें या सदर्न हेमिस्फेयर में देखें, तो 30 डिग्री पे आप देखें तो यहाँ थार डेजर्ट है, यहाँ अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ सहारा मरुस्थल है, यहाँ पे सोनोरन मोजावे डेजर्ट है, यहाँ देखेंगे तो अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ नामी बोत्सवाना का मरुस्थल है, यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। यानी ये धरती के वो स्थान है जहाँ साल के 10 महीने वो खूब गर्मी पड़ती है, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ लो प्रेशर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ लो प्रेशर नहीं होता, यहाँ हाई प्रेशर होता है। क्योंकि अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट, अर्थ के घूर्णन के कारण यहाँ एक विक्षेपक बल, एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं। एक फ्रांस के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जीजी कोरियोलिस, सबसे पहले उन्होंने ही ये जाना कि अर्थ के रोटेशन घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल, एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होता है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो अपने एक्चुअल डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में, और अगर दक्षिणी गोलार्ध है तो अपने एक्चुअल डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में वो डिफ्लेक्ट होता है। जाएगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लेकिन उत्तरी गोलार्ध है तो दाईं ओर मुड़कर, दक्षिणी गोलार्ध है तो बाईं ओर मुड़कर। और इसीलिए यहाँ क्या होता है ना कि 30 जो 0 डिग्री, आप जानते हैं 0 डिग्री पे हमेशा टेम्परेचर हाई होता है ना, यहाँ लो प्रेशर, तो गर्म हवाओं की टेंडेंसी होती है ऊपर उठने की, ठंडी हवाओं के नीचे बैठने की। और यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बड़ा हाई होता है, इसलिए हवाएं ऊपर उठ जाती। हवाएं ऊपर उठती हैं ना तो फिर वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, और ठंडी होकर वो 30 डिग्री पे गिरती हैं। तो हवा क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक भौतिक वस्तु है, और हर फिजिकल ऑब्जेक्ट का अपना वेट होता है। तो वायु का भी अपना भार है, तो वायु जहाँ उतरेगी अपने भार से दबाव को बढ़ा देगी, इसीलिए जहाँ हवा उतरती है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हुआ, ये होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होना था, लेकिन हाई क्यों हुआ, अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट, डिफ्लेक्टिव फोर्स। तो ये कैसा बेल्ट हो गया, ये 0 डिग्री तो थर्मली इंड्यूस्ड हुआ तापमान के कारण, लेकिन ये डायनामिकली इंड्यूस्ड गतिजन्य कारण के कारण यहाँ लो प्रेशर हुआ, हाई प्रेशर हुआ। तो अब आप आएंगे 60 डिग्री पर, अगर आप आएंगे तो देखिए ये जो है ना, ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री आप टेम्परेचर देखिए वर्ल्ड में, चाहे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ये नॉर्वे, ये रसिया का जो है आपका साइबेरिया, यहाँ आप देखिए पूरा अंटार्कटिका के चारों तरफ, तो यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। अब यहाँ इतनी ठंड पड़ती है और ठंडी हवा नीचे बैठने की टेंडेंसी रखती है। अब ठंड रहती है तो हवा नीचे उतरती है, तो यहाँ तो हाई प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अभी आप समझिए कि तापमान जो है कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ तो होना चाहिए हाई प्रेशर, लेकिन यहाँ लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, उसी रोटेशनल मूवमेंट, डिफ्लेक्टिव फोर्स के कारण, कि हवाएं नीचे उतरने का प्रयास करती हैं लेकिन वो विक्षेपित हो जाती और हवाएं यहाँ से उठ जाती, और विक्षेपित हो जाने के कारण यहाँ पर फिर हो जाता है लो प्रेशर। यानी ये भी थर्मली इंड्यूस्ड तापजन वायुदाब पेटी नहीं है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, गतिजन वायुदाब पेटी है।
लेकिन फिर हम 90 डिग्री पे आप देखेंगे तो 90 डिग्री क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होता, बहुत कम होता है टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे माइनस में टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम ओवर द पोल्स। लेकिन यहाँ पर जो थर्मल कारण है, जो तापजन्य कारण है ना, वो ज्यादा मजबूत होता है विक्षेपक बल के ऊपर, इसीलिए यहाँ हवाएं डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, वो नीचे उतर जाती है। तो हवा जहां नीचे उतरेगी अपने बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देगी, तो यहाँ फिर हाई प्रेशर हो जाता है। इसीलिए ये जो ध्रुवीय पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है और ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये क्या है, ये तापजन्य है, टेम्परेचर थर्मल इंड्यूस्ड है। और ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री पे जो ये हाई प्रेशर है और 60 डिग्री पे जो लो प्रेशर है, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, गतिजन्य वायुदाब पेटी है। इसीलिए देखिए यहाँ से जो है ना हवाएं ऊपर उठती हैं और ये 30 डिग्री पे गिर जाती है, और 30 डिग्री पे गिरती है तो सीधा आना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा, सीधा आना चाहिए, सीधा आएगी नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध है, अपने दाईं हाथ मुड़कर आएगी, तो हवा इस तरह चलती है। इसको हम लोग ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं। अब यहाँ गिरी और फिर यहाँ से भी डिफ्लेक्ट होकर ये गिरती है, और देखिए यहाँ गिरी तो हाई प्रेशर, यहाँ से उठ गई तो यहाँ लो प्रेशर। अब हवा को जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन राइट हैंड साइड जाएगी, इसी को हम लोग पछुआ पवन वेस्टर्ली बोलते हैं। और फिर देखिए यहाँ से ये ठंडी हवा जो है ना इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ ये गिरती है, गिरने के कारण यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, और इस तरह से तो इसको हेडली सेल बोलते हैं, इसको फेरल सेल बोलते हैं, इसको पोलर सेल बोलते हैं। और यहाँ जो आना चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर सीधा आएगी नहीं, ये राइट हैंड साइड मुड़कर आएगी, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी जो हवाएं हैं ना यहाँ हाई प्रेशर हो जाएंगी, यहाँ लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर, तो ये जो है ना इसमें जाना तो चाहिए इस तरीके से विंड को, लेकिन ये अपने बाईं ओर मुड़ेगी तो ये हो जाती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ये हाई प्रेशर लो प्रेशर आना तो चाहिए ऐसे, लेकिन फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ेगी ना तो ये ऐसे मुड़ जाते हैं, इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, पछुआ पवने बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और उसी तरह ये आना चाहिए हाई प्रेशर से, लेकिन ये फिर बाईं ओर मुड़ेगी तो ये फिर पोलर विंड्स है, ध्रुवीय पवने हैं। इस तरह से वायु का जो है वर्टिकल जो ट्राइसेलुलर जो सर्कुलेशन है और जो ये क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन थे वो पढ़ लेते हैं कि भाई इसीलिए मैंने कहा कि पहला स्टेटमेंट दूसरा इंटर एक्सचेंज हो गया है, बल्कि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या थर्मली होते हैं और ये दोनों जो होते हैं वो डायनामिकली होते हैं। अब वेस्टर्ली विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन फॉर रोडिंग फ्यूरियस एंड स्ट्रीकिंग। अब यहाँ हिंदी में देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को गरजती चालीसा प्रचंड पसासा चीखता साठा कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप जरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखिए, यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर को देखिए, आप देखिए ये 60 डिग्री है जिसकी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 60 डिग्री, सॉरी ये नीचे ये 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। और देखिए कि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें वाटर बॉडी ज़्यादा है, ओशन ही ओशन है, समुद्र, लेकिन यहाँ जो 60 डिग्री है यहाँ पे लैंड ज़्यादा है और ओशन बॉडी कम है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स टेरेस्ट्रियल पार्ट, स्थल भूमि ज़्यादा, जल भूमि कम, जल का क्षेत्र कम, और यहाँ जलीय क्षेत्र ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वायु की गति है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, वायु की गति ब्रेक होती है ना, क्योंकि रग ट्रोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, तो वायु की गति जो है वो भंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लगातार समुद्र के ऊपर चल रही है ना दक्षिणी गोलार्ध में, तो लगातार जो इसमें ये पछुआ पवनें चल रही है ना वेस्टर्लीज, इनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। और जब समुद्र के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल विंड्स चलती है ना तो नमी को है ना एब्जॉर्ब करती, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करती जाती हैं, और ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करती जाती है ना तो फिर वो ऊपर उठती हैं और उनकी स्पीड बहुत बढ़ती चली जाती है। तो सवाल यहाँ ये है ना कि इसमें लगातार हवा की गति बढ़ती चली जाती है, स्पीड ऑफ विंड जो है ना कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसीलिए जब 40 डिग्री साउथ पे ये आती है ना सदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्ली है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन जब 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचती है तो इतनी तेज उसकी स्पीड हो जाती है ना कि समुद्र में लहरें काफी उठने लगती हैं और आवाज होती है गरज के साथ, इसलिए बोलते हैं उसको रोअरिंग 40s। फिर जब वो 50 डिग्री साउथ पे पहुंचती है ना तो उसकी स्पीड और बढ़ती है, और ऊंची ऊंची लहरें और ऊंचे ऊंचे सी वेव्स जनरेट होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s यानी प्रचंड पसासा। और जब वो 60 डिग्री पे आती है ना तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो इसको हम श्रीकिंग 60s यानी चीखता साठा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सही स्टेटमेंट है। और फिर यहाँ देखिए डोल्ड्रम इज एसोसिएटेड विथ ITCZ, जरा इसको समझ लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, डोल्ड्रम का संबंध ITCZ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है
ये 0 डिग्री है ना, अब 0 डिग्री पे ये 0 डिग्री है। अब ये 0 से 30 क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन। 0 से 30 ट्रॉपिकल, यानी ये उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ITCZ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। यानी दोनों हेमिस्फेयर का जो ट्रॉपिकल जोन है वहां से हवाएं 0 डिग्री पे आती हैं और कन्वर्ज करती हैं। यानी दोनों गोलार्धों के उष्ण कटिबंध से हवाएं आती हैं और यहाँ अभिसरण यानी मिलती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये दोनों ट्रॉपिकल जोन में जो हवा चलेगी वो गर्म होगी ना, तो जब दोनों गर्म हवाएं आकर मिलती हैं ना, तो फिर गर्म हवाएं हल्की होकर ऊपर फैलती हैं, और ऊपर फैलती हैं सीधे उठती हैं, और यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना वो 0, इक्वेटर पर कोरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे कोरियोलिस फोर्स, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कोरियोलिस फोर्स उतना ही कमजोर होगा, यहाँ 0। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा कोरियोलिस फोर्स मजबूत होता चला जाएगा, और ये जहां ये डिस्टेंस 0 यहाँ कोरियोलिस फोर्स सबसे मजबूत हो जाता है। तो एक तो हवा ऊपर उठती है और कोरियोलिस फोर्स नहीं है, इसलिए हवा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसीलिए कोई विचलन नहीं होता, इसलिए हवा सीधे ऊपर उठ जाती। तो हवा जहां उतरेगी वहां हाई प्रेशर, और जहां से उठ गई वहां लो प्रेशर। और क्षैतिज पवन में जब डिफ्लेक्शन होगा, जब विंड के ब्लो, जब हवा चलेगी उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तभी तो वो दाएं बाएं घूमेगी और सर्कुलर मोशन होगा, साइक्लोन आएंगे। यानी जो शांति का क्षेत्र होता है, डोल्ड्रम का मतलब ए रीजन ऑफ कामनेस, शांति का क्षेत्र, वो भंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो साइक्लोन आएंगे ही नहीं 0 डिग्री पर, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हवा में होता नहीं है, इसीलिए यहाँ हवा सीधे ऊपर उठ जाती है, हॉरिजॉन्टल हवा चलती नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल हवा चलेगी नहीं इक्वेटोरियल रीजन में, तो क्या होगा? एक काम, एक शांत क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए 0 डिग्री को बोलते हैं डोल्ड्रम, ए रीजन ऑफ काम, शांत एकदम, हवाएं सीधे ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन फिर 5 डिग्री के ऊपर जाएंगी तो कोरियोलिस बल एक्टिव हो जाता है, हवा में डिफ्लेक्शन होने लगता है, और जो रीजन ऑफ काम, शांति का क्षेत्र, वो भंग हो जाता है। इसलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, डोल्ड्रम यानी शांत क्षेत्र पाया जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी सही है। तो ओनली 3 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बताना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए 73rd BPSC फाउंडेशन बैच, आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है। इट इज मैटर ऑफ ग्रेट कह सकते हैं, प्राइड भी कह सकते हैं, और हैप्पीनेस भी कह सकते हैं कि BCW जो है वो 73rd BPSC का ऑफलाइन बैच ला रहा है। ऑनलाइन में तो इसने लोहा मनवाया ही हुआ है, आपने स्प्रिट बैच भी किया है, उसका आपको अच्छा अनुभव होगा। तो ये 15 जुलाई से ये बैच जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं। और देखिए, सच को फेस करना कोई गलत नहीं होता। UPSC में तो आप लगातार देख रहे हैं हिंदी मीडियम के जो है वो रिजल्ट डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब BPSC में भी ये ट्रेंड आने लगा है, तो कहीं ना कहीं अप्रोच में, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पढ़ने और अच्छा उत्तर लिखने में कमी आ रही है। इसीलिए कॉन्सेप्ट कहीं हो सकता है क्लियर ना हो पा रहा हो, या अच्छे तरह से कंपाइल स्टडी नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हो रही है। तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम का भी खूब रिजल्ट हो। इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे रिजल्ट कम हो रहा है उससे जो है ना डिसहार्टेंड ना हो, हतोत्साहित ना हो। वी आर फॉर यू, हम लोग आपके लिए हैं। इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आए, रिजल्ट होगा जब आप डिलीवर करेंगे। डेस्टिनी छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते, आप नहीं जानते किसके नसीब में क्या है, हमारे हाथ में कर्म करना है, मेहनत करना है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यमों में 73rd BPSC के लिए फाउंडेशन बैच इसी महीने 15 तारीख से लॉन्च हो रहा है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपको बस क्या करना है, आपका जो ये फ़ोन नंबर्स है नीचे दिए हुए, इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करना है, जानकारी जुटानी है, अपना सीट जो है वो रिजर्व करना है। ठीक है, तो समय रहते ये काम आप कर लेंगे, अच्छा होगा। इसके बाद जरा हम लोग आते हैं आइडेंटिफाई रॉन्ग मैच, गलत मिलान को पहचानना है। रॉन्ग मैच में यहां पे लिखा हुआ है लोकल विंड्स, यानी स्थानीय पवने, और ये बोलता है रिलेटेड रीजन, किस क्षेत्र में ये लोकल विंड्स चलते हैं, इसको मिलाना है। तो मिलाना है क्या, बस बताना है कौन सा एक जो है वो गलत मिला हुआ है।
ठीक है, हिंदी में आप देखिए तो स्थानीय हवाओं और वो स्थानीय हवाएं किन क्षेत्रों में चलती हैं उसका एक मिलान है, और इसमें से कोई एक हवा जो है गलत मिला दिया गया। तो देखिए यहाँ पे इस चीज को समझना क्या है कि जो विंड्स होते हैं वो तीन तरह के बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं, है ना। हवाएं जो हैं, वायु जो है वो तीन प्रकार की हैं, या इसको आप पवने भी बोल सकते हैं, तीन प्रकार की। एक को हम बोलते हैं प्लेनेटरी विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स। तो ये जो प्लेनेटरी भी बोलते हैं, ग्रहीय पवने भी बोलते हैं, और प्रिवेलिंग विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं, प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में प्रचलित पवने बोलते हैं या ग्रहीय पवने बोलते हैं। दूसरे तरह की जो पवन होती है ना, इसको हम लोग सीजनल विंड्स बोलते हैं, सीजनल विंड्स। इसको हिंदी में हम लोग मौसमी पवने बोलते हैं। और जो तीसरे तरह की वायु चलती है ना, इसको हम लोग लोकल विंड्स बोलते हैं, स्थानीय पवने बोलते हैं, स्थानीय पवने। यही तीन तरह की पवने जो हैं वो चलती हैं, विंड्स जो हैं वो ब्लो करती। अब ये जो प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं या प्रचलित पवने, अभी हम लोगों ने देखा ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स और जो पोलर विंड्स, तो ये थ्रू आउट द ईयर एक निश्चित एक फिक्स्ड बेल्ट में चलती हैं और ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन को डिटरमाइन करने में अपना मेजर रोल प्ले करती। जो वैश्विक जलवायु है ना, उसको निर्धारित करने में प्रचलित पवनों की भूमिका होती है। जो व्यापारिक पवने होती हैं, जो पछुआ पवने होती हैं, जो ध्रुवीय पवने एक निश्चित वायुदाब पेटी में सालों भर चलती हैं और ये वैश्विक जलवायु को निर्धारित करती हैं। ये जो सीजनल विंड्स होती है ना, द सीजनल विंड्स आर दोज विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। यानी मौसम में परिवर्तन के अनुसार जो हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं उनको हम मौसमी पवने बोलते हैं। जैसे कि मॉनसून, अब ये क्यों बदलती हैं, तो जहां पे भी लैंड मास और वाटर बॉडी होता है, जहां पे भी स्थल खंड और उसके आसपास जलीय क्षेत्र होता है, वहां टेम्परेचर प्रेशर में चेंज होता है ना। लैंड बॉडी जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, वाटर बॉडी देर से गर्म देर तक गर्म रहता है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, उसके कारण जो है ना, एक मौसम में जो हाई प्रेशर लो प्रेशर में अंतर होगा उसके अनुसार ये हवाएं अपनी दिशा बदलती है। और ये जो लोकल विंड्स है ना, स्थानीय पवने, एक स्पेसिफिक एरिया में एक छोटे से क्षेत्र में चलती हैं और इनका जो ड्यूरेशन होता है ना, ये कुछ घंटों का या एक दिन का हो सकता है। जैसे उत्तर भारत में गर्मियों के दिन में कैसी चलती, लू है ना, वो क्या एक लोकल विंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया में, छोटे से एरिया में जो टेम्परेचर प्रेशर का जो संबंध है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसके कारण ये जनरेट होती हैं, घाटियों के कारण, मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण। तो एक छोटे से एरिया को, एक स्पेसिफिक एरिया को जो इफेक्ट करती हैं कम समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, उनको लोकल विंड्स बोलते हैं। और जो पवने दे चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन, जो हवाएं अपनी दिशा मौसम में परिवर्तन के अनुसार बदल लेती हैं, तो एक मौसम भर वो इस तरह चलती हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक। और ये जो हमेशा चलती हैं और वैश्विक जलवायु को, ग्लोबल क्लाइमेट को डिटरमाइन करती हैं, ये इनका डायरेक्शन कभी नहीं चेंज होता, वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्रेशर बेल्ट में चलती। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है, ये लोकल पवनों के कारण। तो यहाँ देखिए चीनूक, ये चीनूक जो है ना, एक हेलीकॉप्टर भी है अमेरिका का, उससे इंडिया ने हमको भी, अमेरिका हमने भी खरीदा है, बड़ा पावरफुल हेलीकॉप्टर है। तो देखिए ये चीनूक क्या है, इसके सामने क्या लिखा है, इट इज ए हॉट एंड ड्राई विंड डिसेंड्स अलोंग द सदर्न स्लोप्स ऑफ द आल्प्स। हिंदी में जरा देख लें कि चीनूक के लिखा है ये गर्म और शुष्क हवा है जो आल्प्स की दक्षिणी ढलानों के सहारे उतरती। ये गलत है, ये गर्म और शुष्क, ये वार्म और ड्राई विंड है, लेकिन ये ना आल्प्स, यहाँ जो हम लोग मैप देखे थे ना, अब यहाँ देखिए इसमें ये चीनूक कहाँ चलती है, जरा इसको भी देख लीजिए। अब वहां में क्वेश्चन में क्या दे दिया कि ये चीनूक एक वार्म एंड ड्राई विंड, गर्म और शुष्क हवा है, तो आल्प्स तो यहाँ पर है ना, आल्प्स तो ये है आल्प्स, तो ये उधर उसका, तो कह रहा है कि ये इधर चलती है, इस तरह दक्षिणी स्लोप की तरफ चलती है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या, रॉकीज, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, रॉकीज।
नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में ये रॉकीज। अब यहाँ पे चलती है चिनूक और इसका जो ईस्टर्न स्लोप है इस तरह से चिनूक नीचे उतरती है। ये जो रॉकीज है ना इससे इस तरह से नीचे उतरती है चिनूक। अब ये क्या है, ये गर्म और शुष्क है ना, वार्म एंड ड्राई, इसीलिए इसको हिम भक्षी बोलते हैं। हिम भक्षी यानी आइस ईटर। इसीलिए जाड़े के समय में भी जब ड्यूरिंग विंटर्स ये विंड नीचे उतरती है ना तो गर्म है ना तो बर्फ पिघलता, आइस मेल्ट्स, और बर्फ पिघलने का इसको आइस ईटर हिम पक्षी बोलते हैं। और जाड़े में भी यहाँ आप जानते हैं कौन सा मैदान है अमेरिका में, प्रेयरीज, टेम्परेट ग्रासलैंड, प्रेयरीज का मैदान, और यहाँ घास उगने लगते हैं इस गर्म हवा के कारण। जाड़े में भी बड़ा ही फ्रूटफुल होता है इस कारण से। तो पहला स्टेटमेंट था कि भाई ये आल्प्स के सदर्न स्लोप से उतरती है, ये जो है ना वो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये रॉकीज के ईस्टर्न पूर्वी ढाल से उतरती है। अच्छा, हर्मटन हॉट एंड ड्राई विंड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट सहारा, ये सही है, इसको भी देख लेते हैं। मिस्ट्रल इट इज ए कोल्ड विंड अफेक्ट्स स्पेन एंड फ्रांस, सही है। और बोरा एक कोल्ड विंड ब्लोइंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी दैट अफेक्ट्स इटली, ये भी सही है। तो हम जरा हर्मटन देखते हैं, मिस्ट्रल देखते हैं और बोरा देखते हैं। यहाँ पे इस मैप में हम लोग देखते हैं, देखिए हर्मटन, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, सहारा, सहारा डेजर्ट है ना, और नॉर्थ ईस्ट से यहाँ इस डायरेक्शन में नाइजीरिया की ओर चलती है, तो ये उत्तर पूरब हो गया ना, ये साउथ वेस्ट पश्चिम हो गया। अब ये कैसी हवा है, गर्म है, वार्म एंड ड्राई है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये अटलांटिक ओशन है ना, इसके कारण यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में तापमान होगा ना, टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी ज्यादा, उमस जब ज्यादा होती है ना तो बड़ा सफोकेशन होता है, क्योंकि जो पसीना निकलता है ना, स्वेट, वो सूख नहीं पाता, इवेपोरेट नहीं हो पाता, इसीलिए बड़ा अनईजी हम लोग फील करते हैं। तो जब ये ड्राई विंड इधर आती है ना तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, यानी वो जो उमस है, ह्यूमिडिटी, उसका वाष्पीकरण होने लगता है, हमारा पसीना भी सूखने लगता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं, डॉक्टर पवने, डॉक्टर विंड, क्योंकि ये हेल्दियर होती है ना, ह्यूमिडिटी का जो वाटर वेपर है उसका अच्छा से वो वेपोराइज होता है जल, इसके कारण जो पसीना है वो आसानी से सूखता भी है और हम लोग फील गुड वाला फैक्टर आता है, इसीलिए हर्मटन को डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। अब मिस्ट्रल देख लेते हैं। अब मिस्ट्रल जो है ना वो एक ठंडी हवा है, और मिस्ट्रल ना यहाँ पे देश है स्पेन और ये देश है फ्रांस, तो मेडिटेरेनियन सी से चलती है ठंडी हवा और स्पेन और फ्रांस की ओर जाती है मिस्ट्रल। इसलिए आप देखते हैं कोई कंपनी, पंखे की जो कंपनी है ना, वो मिस्ट्रल के नाम से पंखा भी बेचती है, कि मिस्ट्रल अगर उस पंखे का नाम है, समझिए कि ठंडी हवा, खूब ठंडी हवा वो आपको जो है वो पहुंचाएगी। इसीलिए हाँ, मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस को ये करते। अब जरा बोरा को देख लेते हैं, तो देखिए बोरा, यहाँ पे जो सागर है ना मेडिटेरियन का, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी, और यहीं पे ये चला करती है, और यहाँ पे जो देश है ना, इस देश का नाम है इटली, और ये इटली को ही इफेक्ट करती है बोरा। बोरा भी एक कोल्ड विंड है जो एड्रियाटिक सी में चलती है और इटली को इफेक्ट करती, इसीलिए बाकी जो तीनों विंड बताए गए ना, लोकल विंड, ये भी सही है, और हर्मटन भी सही है, मिस्ट्रल भी सही है, बोरा भी। चीनूक गलत है, वो आल्प्स नहीं, वो रॉकीज से रिलेटेड है और वो वार्म विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं, 7 नंबर। देखिए, विच टाइप ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस एंड द लाइक्लीहुड ऑफ हेवी रेनफॉल। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, किस तरह के बादलों के बनने से अंधेरा छा जाता है और भारी बारिश की संभावना होती है। तो इसमें कई सारे क्लाउड्स का नाम दिया हुआ है, सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स। हिंदी में अगर हम इसको पढ़ें तो बोलता है कि कौन सा बादल बनता है हमारे वायुमंडल में, जो ये सूचना, एक इंडिकेटर होता है कि आने वाले समय में पूरा अंधेरा छा जाएगा, विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी, दृश्यता कुछ दिखेगा नहीं, अंधेरा, और बहुत भारी बारिश होगी। ये कैसे बादल के फॉर्मेशन से ये संभावना होती है? तो इसमें पक्षाभ स्तरीय बादल, कपासी बादल, कपासी वर्षा बादल और वर्षा स्तरीय बादल, ठीक है।
तो जरा थोड़ा सा बादल को समझें। देखिए यहाँ पे कुछ क्लाउड्स का इमेज है ना। अब यहाँ आप देखेंगे इसको, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये वाला। तो देखिए ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं कि हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी ना, गर्म हवा, तो ये क्या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती जाती है और ठंडी होती जाती है। जब हवा में जो ह्यूमिडिटी है ना वो सैचुरेशन यानी 100% ह्यूमिडिटी हो जाता है, हवा की जो नमी होती है वो 100% 100% हो जाती है ना, तो फर्दर वो क्या होगा, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसको कहते हैं संतृप्त, सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद होता है क्लाउड फॉर्मेशन। जब 100% नमी आ जाती है ना वायु में, तो वो छितरती है, फैलती है, स्कैटर्ड होती है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन होता है। तो दो वर्ड होता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, यानी जो जल वेपर में, वाटर टर्न्स इनटू वेपर, जल वाष्प यानी गैस में बदलता है। और कंडेंसेशन जब गैस फिर वाटर में बदल जाए, इसको कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, तो फिर गैस वाटर में बदलेगा तो वर्षा होगी। तो ये जो कंडेंसेशन होता है, संघनन, बादल बनने के बाद होता है। तो बादल बना और उसके बाद वो फिर पानी में। तो देखिए कितने प्रकार के, 3 तरह के बादल होते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है हाई क्लाउड्स, यहां पे लिखा है मिड क्लाउड्स, और यहां पे लो क्लाउड्स। यानी बादल 3 तरह के होते हैं, हाई क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। तो जो हाई क्लाउड्स होते हैं ना, 6000 मीटर से लेकर 20,000 मीटर की ऊंचाई तक, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में 6000 मीटर से 20,000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो बादल बनते हैं, इनको हम हाई क्लाउड्स बोलते हैं। और जो भी क्लाउड्स जो है ना, वो 2500 मीटर से 6000 मीटर के बीच बनते हैं ना, इनको मध्यम बादल, मध्यम ऊंचाई का बादल बोलते हैं। अधिक ऊंचाई का बादल 6000 मीटर से 20,000, और जो बादल फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन 2500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई के बीच होता है, इनको मध्यम ऊंचाई का बादल, मिड क्लाउड्स बोलते हैं। और फिर जो बादल जो है ना, वो 2500 मीटर से कम ऊंचाई, 2500 मीटर से नीचे जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उनको हम लोग लो क्लाउड्स, निचले बादल बोलते हैं। तो 3 तरह के बादल का कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू द अल्टीट्यूड, ऊंचाई के आधार पर। अब इसमें आप देखिए बहुत तरह के बादल हैं। अब इसमें ऑप्शन देखिए, यहाँ क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स है ना। अब इसको इंग्लिश में देखिए, पक्षाभ स्तरी बादल। अब यहाँ पे इसमें ये वाला जो क्लाउड है ना, ये सीरोस्ट्रेटस है, पक्षाभ स्तरी। आप कभी आकाश में देखिएगा तो कैसे भगवान लोग के पीछे पूरा आभा मंडल होता है, प्रकाश फैला रहता है। तो कभी चांद, जो चंद्रमा, मून और सन के पीछे आपको हैलो दिखेगा, पूरा हैलो मतलब प्रभा मंडल, लगेगा कि पूरा आभा मतलब क्लाउड छितरा हुआ है, सन धुंधला दिख रहा है, मून धुंधला दिख रहा है, और क्लाउड फॉर्मेशन इस तरीके का है। तो जनरली ये जो क्लाउड होता है ना, ये क्लाउड जो है वो आने वाले समय में साइक्लोन आ सकता है, इसका सूचक होता है, साइक्लोन का, चक्रवात का सूचक होता है। हेलो जो सीरो स्टेटस है, जो चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ हेलो आभा मंडल बन जाता है, ये फ्यूचर में साइक्लोन आ सकता है, चक्रवात, इसका इंडिकेटर होता है। हेवी रेनफॉल और डार्कनेस का नहीं होता। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन हम लोग का है, दूसरा क्यूमुलस क्लाउड्स। यहाँ पे आप देखें, बी ऑप्शन इज क्यूमुलस क्लाउड्स। अब यहाँ हिंदी में देखिए, क्यूमुलस क्लाउड को बोलते हैं कपासी बादल। अब कपासी बादल जरा इसमें आप देखें तो इसमें ये है क्यूमुलस क्लाउड। अब ये क्यूमुलस क्लाउड, आप रुई का फूल देखते हैं ना, कॉटन, सफेद, तो आकाश में जब आप देखिएगा कि बादल एकदम रुई, कॉटन की तरह सफेद हो, और उसका बेस जो है वो फ्लैट हो, आधार जो है वो समतल, लेकिन इसकी ऊंचाई जैसे बढ़े तो कॉलीफ्लावर, गोभी के फूल के समान सफेद बादल आपको दिखाई देंगे आकाश में, गोभी के फूल के समान, जिसका आधार फ्लैट और ऊपरी ऐसा लगे गोभी का फूल हो, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, और वो सफेद हो रुई के फूल की तरह, कॉटन की तरह। तो ऐसे बादल को बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। और ऐसे जो बादल होते हैं ना,
ये क्लियर स्काई, साफ आकाश है ना, साफ वर्षा नहीं होगी, आकाश एकदम साफ रहेगा, इसका इंडिकेटर होता है। इसके बाद आप यहां आ जाएं, फिर से ऑप्शन में लिखा हुआ है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। अब क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स को हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, कपासी वर्षा बादल। अब यहां आप आ जाएं तो आप देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना क्लाउड, इसको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस, कपासी वर्षा। यानी स्काई अभी भी जो क्लाउड है वो साफ कॉटन की तरह सफेद है, लेकिन उसका ना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं होगा। आप देखेंगे वो बादल एकदम वर्टिकल, एक कॉलम की तरह, एक स्तंभ की तरफ ऊपर तक है। तो ऐसे बादल को बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस, पक्ष इसको कपासी वर्षा बादल बोलते हैं। और इसको ना इससे वर्षा रेनफॉल तो होता ही है, इससे हेल स्टॉर्म मतलब जो ओले पड़ते हैं ना, इससे आने का सूचना होता। तो चाहे वो वज्रपात हो, ओला गिरे, या वर्षा का ये सूचक होता है। जब बादल एकदम स्तंभ वर्टिकल ऊपर नीचे से ऊपर लंबा, लेकिन कैसा दिखे, वो सफेद ही दिखे, तो ये सूचक होता है कि वर्षा होगी और तूफान भी आएगा और पत्थर भी गिरेंगे, हेल स्टॉर्म भी होगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन क्या था, आकाश एकदम डार्क हो जाए, अंधकार हो जाए पूरा, और खूब भारी वर्षा हो। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है यहां आप देखिए, लास्ट ऑप्शन है निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। अब निम्बो स्ट्रेटस को बोलते हैं वर्षा स्तरी बादल। अब यहां आप देखें तो ये जो क्लाउड है ये निम्बो स्ट्रेटस, ये जो क्लाउड है ना सबसे नीचे, जब बादल एकदम नीचे और एकदम काला आपको दिखाई दे, एकदम जैसे ये जो कॉलीफ्लावर टाइप का ऐसा हो, लेकिन वो एकदम काला और इतना नीचे आ जाए ना कि विजिबिलिटी और डार्क होता है, सनराइज अर्थ पे नहीं आ पाता, और पूरा जो एटमॉस्फेयर जिस इलाके में क्लाउड फॉर्मेशन वो ढक लेता है अर्थ को, उस एरिया में सनराइज धरती पे नहीं आ पाता, और इतना डार्क होता है कि पूरा डार्कनेस, विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। और ऐसा जब क्लाउड बने तो ऐसे बादल को, इसको हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, वर्षा स्तरी बादल, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। इसी का मतलब होता है कि पूरा आकाश अंधेरा से छा जाएगा और बहुत भारी बारिश होती है, हेवी रेनफॉल होता है। तो आंसर क्या होगा, वर्षा स्तरी बादल, और इंग्लिश में क्या होगा, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों को गलत कथन को पहचानना है ना, गलत कथन की पहचान करें। तो जरा आप यहां देखें, पहला कथन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ओवर द ओशन सरफेस एंड देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल। और दूसरा स्टेटमेंट, इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन हेवी रेनफॉल अकर्स एट द आई ऑफ द साइक्लोन। तीसरा स्टेटमेंट, साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म इन द इक्वेटोरियल रीजन। और चौथा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन एज विली विली ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एज टाइफून इन चाइना एंड जापान। तो जरा आप हिंदी में पढ़ें कि उष्णकटिबंधीय, पहला कथन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण महासागरीय सतह पर होता है और तट से टकराने के उपरांत इनकी तीव्रता कम हो जाती। दूसरा स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात की आंख पर भारी वर्षा होती। तीसरा स्टेटमेंट, विषुवत रेखीय क्षेत्र में चक्रवात का निर्माण नहीं होता। और चौथा कि भाई ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इनको उत्तर पश्चिमी या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चीन तथा जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये चौथा स्टेटमेंट सही है, इट इज नॉट इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है कि इक्वेटोरियल रीजन में देयर इज नो साइक्लोन ओवर द इक्वेटोरियल रीजन। ये भी स्टेटमेंट सही है कि उस जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं वहां कोई चक्रवात नहीं उत्पन्न होता। और जो बी स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात की आंख पे वर्षा होती है, गलत। जब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जब चक्रवात की आंख आई ऑफ द साइक्लोन पहुंचता है तो रेनफॉल स्टॉप हो जाता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है, वहां प्रति चक्रवाती स्थिति बनती है और आकाश साफ हो जाता है, क्लियर स्काई का सूचक है, रेनफॉल का नहीं।
और उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण महासागरीय सतह पे होता है, तट से टकराने के बाद इनकी तीव्रता कम, ये भी सही है। तो देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसमें डिफरेंस ये होता कि जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो ओशन सरफेस और जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है यानी स्थल पर भी और सागरीय सतह दोनों पे उत्पन्न होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो ओशन सरफेस महासागरीय सतह ऊपरी जल पे ही वो उत्पन्न होता है, और जैसे ही वो तट से टकराता है, तट पे तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत तबाही मचती है, लेकिन फिर तट से वो अंदर की ओर आता है तो उसकी इंटेंसिटी कमजोर पड़ जाती है। अगर वेस्ट बंगाल में कोई साइक्लोन हिट करता तो वेस्ट बंगाल को नुकसान होगा, लेकिन फिर झारखंड और बिहार की तरफ जैसे जैसे वो पीछे की तरफ वो विंड आएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, बहुत हल्की बारिश होगी और उसके बाद वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। और फिर मैंने कहा आई ऑफ द साइक्लोन, तो देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आई ऑफ द साइक्लोन। अब ये जो आई ऑफ द साइक्लोन होता है ना, इसके ऊपर अब ये देखिए आई ऑफ द साइक्लोन है, इसके चारों तरफ आई वॉल होता है, तो ये आंख की दीवार या नेत्र चक्षु बोलते हैं, है ना, आई वॉल, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात चक्षु, चक्रवात की आंख, और आई ऑफ द वॉल से स्पाइरल रेन बैंड्स जो है वो बाहर निकलते हैं। इसी तरह से एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, और जहां भी ये चक्रवात जाएगा ना, पहले रेन बैंड से खूब बारिश होगी, आंधी पानी आएगा, है ना, स्टॉर्म्स आएगा, हाई विंड्स चलेंगी, और जब ये आई ऑफ द वॉल आएगा तो हेवी रेनफॉल से हेवीएस्ट रेनफॉल हो जाएगा और विंड की स्पीड और बढ़ जाती। लेकिन जैसे ही ये आई ऑफ द साइक्लोन वहां पहुंचेगा ना, रेनफॉल स्टॉप्स एंड वेदर विल बिकम क्लियर। तो होता क्या है कि यहाँ हवा नीचे उतरती है। अब यहाँ हवा नीचे उतरती है तो नीचे उतरने के कारण हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन यहाँ होता है लो प्रेशर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हवा नीचे उतरती तो है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उस हवा की जो ह्यूमिडिटी इवेपोरेट हो जाती है और वो आउटवर्ड्स जो है बाहर की तरफ वो हवा निकल जाती है। इसीलिए चक्रवात की आंख के ऊपर जो होता है ना, वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, प्रति चक्रवाती स्थिति होती है। तो जहाँ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो, हवा आए नहीं बाहर लौट जाए, वहाँ बादल नहीं बनता, वहाँ रेनफॉल नहीं होता, वहाँ आकाश बादल फट जाते हैं, आकाश क्लियर हो जाता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो टेम्परेट साइक्लोन है तो उसमें आई ऑफ द साइक्लोन का कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें नहीं बनता। उसमें तो एक गर्म हवा ठंडी हवा मिलती है, 6 स्टेजेस में उसका बनना होता है और बिगड़ना होता है। लेकिन यहाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन में 3 पार्ट होते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, आई वॉल, और इसको बोलते हैं रेन बैंड्स, है ना, वर्षा की पट्टी, वर्षा के बैंड्स होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल होगा, हवा तेज चलेगी, यहाँ हेवी रेनफॉल होगा, खूब तेज हवा चलेगी, और आई में वर्षा रुक जाएगी, क्लियर स्काई, क्योंकि इसके ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ अभी मैंने बोला कि इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं आते क्योंकि इक्वेटर पर हवा सीधे ऊपर उठ जाती है, वहाँ कोरिलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए हवा में डिफ्लेक्शन नहीं होता। चक्रवात साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए डिफ्लेक्शन जरूरी है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होता, इसीलिए क्योंकि कोरिलिस फोर्स 0 होता है और हवा सीधे ऊपर उठ जाती है, डोल्ड्रम होता है, इसलिए देयर इज नो साइक्लोन इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये सही है। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप यहाँ देखें कि ये जो अलग अलग नामों से, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इसको विली विली बोलते हैं, विली विली। और चाइना और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं, इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, और ये कैरेबियन आइलैंड्स और जो नॉर्थ यूएसए है, यहाँ टॉर्नेडो और हरिकेन बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नेम्स हैं। अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने, 8 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड सो फार।
और अब जरा 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच जेट स्ट्रीम प्लेज ए रोल इन द अराइवल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में किस जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है? पूर्वी जेट स्ट्रीम या उष्ण जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय रात्रि, ध्रुवीय सीमांत, पश्चिमी या उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर नाइट, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्ली या सब ट्रॉपिकल। तो देखिए जो जेट स्ट्रीम होते हैं ना, ये अपर ट्रोपोस्फेयर में 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर हाइट पे ऑलमोस्ट मतलब सभी, एक एक्सेप्शन है ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। बाकी जितने जेट स्ट्रीम है ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब चलती हैं, लेकिन ये ईस्टर्ली जो है ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है। और ये बड़ा तेज गति से चलने वाली स्पाइरल वेव में चलती हैं, 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। और जहां ये चलती हैं वहां नीचे के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम या पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ये चलती हैं, जैसे पोलर से आप वर्ड से समझ सकते हैं। इसलिए इंडिया का तो एक्सटेंशन पोलर रीजन में है नहीं। अब ये जो है ना, ये ईस्टर्ली, ये 8 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ साउथ चलती है और दोनों हेमिस्फेयर में। और ये चलती है 20 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ साउथ चलती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। और भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या, 8 डिग्री से 37 डिग्री। इसीलिए ये दोनों जो जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, जो पूर्वी जेट स्ट्रीम या जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, इनके प्रभाव क्षेत्र में भारत आता है। इसीलिए भारत के ऊपर ये दोनों जेट स्ट्रीम चलते हैं। लेकिन ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, इसके कारण जो विंटर सीजन रेनफॉल होता है, शीतकालीन वर्षा होती है भारत में। विंटर सीजन रेनफॉल, शीतकालीन वर्षा होती है भारत में किससे? वेस्टर्ली या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून का रूप लेती है और इससे समर सीजन रेनफॉल होता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अभी जो रेनफॉल हो रहा है वो इसी जेट स्ट्रीम के कारण हो रहा है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है, तो इस समय क्या है, आप जरा वर्ल्ड मैप पे आए। तो वर्ल्ड मैप पे जब आप आएंगे तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ आप देखिए, तो ये जो जाड़े के समय ना, इंडिया के ऊपर जाड़े के समय में यहाँ से मेडिटेरियन सी से ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती हैं वेस्ट टू ईस्ट। इसको सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब यहाँ हिमालय है ना, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और हिमालय के कारण ऊपरी इलाके में स्नोफॉल जो है ना, वो बर्फबारी होती है, बर्फ गिरते हैं। और नीचे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पछुआ विक्षोभ के कारण क्या होगा, यहाँ ड्रिजल, हल्की फुहार होती है जो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन ये ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा नीचे उतरेगी ना तो टेम्परेचर घटा देगी, टेम्परेचर घटा देगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो रेनफॉल नहीं होगा। यानी भारत में जो जाड़े की ऋतु होती है वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, नमी नहीं रहती। और हाई प्रेशर हो गया ना, और इस समय बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, वो लो प्रेशर होता है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। और बे ऑफ बंगाल में जैसे आती है ना, ये ड्राई विंड है ना, शुष्क, तो ये नमी को धारण करती है, नमी को धारण करके ये राइट हैंड साइड मिलती है फेरल या कोरिलिस फोर्स के कारण। और इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में अक्टूबर से दिसंबर के बीच विंटर सीजन रेनफॉल कराती है। तो कहाँ कहाँ रेनफॉल हुआ इसके कारण, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में वो हल्की वर्षा हुई, किसके कारण, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पछुआ विक्षोभ के कारण। और कोरोमंडल तट पे कैसी वर्षा हुई, मानसूनी रेनफॉल हुई, किसके कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। तो जाड़े में वर्षा हो रही है किसके कारण, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पछुआ जेट वायु के कारण। लेकिन गर्मियों में क्या होता है ना, कि जैसे जैसे सन ऊपर चढ़ता है ना 0 डिग्री से ऊपर, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के नॉर्थ में खिसक जाती है। और ये तिब्बत का पठार गर्म होता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और गर्म हवाएं ऊपर उठेगी, यहाँ लो प्रेशर, और इस समय इंडिया के ऊपर भी लो प्रेशर, यहाँ हवा गई हाई प्रेशर, और ये ऊपर इंडिया के आती है इस तरीके से। और
ये फॉल करती है भारत के ऊपर से आकर अरेबियन सी पर, जहां ये गिरती है यहाँ हाई प्रेशर, और इंडिया में होता है लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर फिर इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, और इस डायरेक्शन से इंडिया में जो है वो मानसूनल विंड इंटर कर जाते हैं। ये साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट चलती है ड्यूरिंग द समर सीजन, और ये साउथ वेस्ट मानसून है जो आती है किसके कारण? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण, पूर्वी जेट वायु के कारण। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो यहाँ होगा, योर आंसर विल बी ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, है ना, और यहाँ पे पूर्वी या उष्ण जेट स्ट्रीम, इसी के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स से जुड़े हुए इन कथनों में से जो सही कथन है उसको पहचानना है ना, कोरियोलिस बल के संबंध में सही कथन। अब देखिए यह एक बल है जो पृथ्वी की, अब यहाँ पहले इंग्लिश वाला पढ़ दें, दिस इज ए फोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। यहाँ एक वर्ड पढ़ लीजिएगा, पकड़ लेना है फोर्स, पहले इसी को क्लियर करते। यह एक बल है जो पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम। तो ये तो सही है कि अर्थ के रोटेशन के कारण एक डिफ्लेक्टिव फोर्स जनरेट होता है, लेकिन ये बल नहीं होता है, ये इफेक्ट होता है, ये प्रभाव होता है। किसका? पृथ्वी के घूर्णन का ये प्रभाव है। इट इज ए इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के रोटेशन का ये एक इफेक्ट है, ना कि एक फोर्स है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए इफेक्ट ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। दूसरा आता है कि इस विक्षेप, जरा इंग्लिश वाला पढ़ लें, कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग फोर्स एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल पाथ। अब मैंने ये को बताया, देखिए जो कोरियोलिस फोर्स, हिंदी वाला पढ़ दें, कि इस विक्षेपक बल के प्रभाव से प्रत्येक गतिशील वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपने ओरिजिनल डायरेक्शन, मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती। अब देखिए ये जो कोरियोलिस फोर्स होती है ना, ये जो हवा चलती है ना, मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा तो चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर ना, तो कोरियोलिस फोर्स हवा के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कैसे करेगी? अगर कोरियोलिस फोर्स भी इसी दिशा में लगे तब तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसीलिए कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो हमेशा हवा की दिशा के लंबवत काम करती है, यानी कोरियोलिस फोर्स ऐसे इस पे काम करेगी। अगर ये उत्तरी गोलार्ध है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर मूवेबल ऑब्जेक्ट, हर गतिशील वस्तु अपने मूल दिशा के दाहिनी ओर मुड़ती है। तो ये इस तरीके से जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर किधर? अपने दाईं ओर मुड़कर। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ये कोई वायु इस तरह चल रही है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो अपने मूल दिशा के, अब यहाँ ऐसे कोरियोलिस फोर्स लगेगा, ये ऐसे मुड़कर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया कि इसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर भूमध्य रेखा पर इसका प्रभाव शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अर्थ है ना, ये सेंटर से ये डिस्टेंस जहां सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे जीरो होगा कोरियोलिस फोर्स, और ये डिस्टेंस जैसे घटेगा और जहां ये डिस्टेंस, यहाँ पे मैक्सिमम होगा कोरियोलिस फोर्स। और दूसरा कारण भी कि यहाँ पे अर्थ का रोटेशन जो है ना, पृथ्वी का घूर्णन सबसे तेज कहाँ होता है? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। इसके कारण यहाँ हवा सीधे ऊपर उठती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। और यहाँ पे जो रोटेशन होता है, घूर्णन सबसे कम होता है, गति यहाँ विचलन विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। तो दो तरह से मैंने बताया, ये डिस्टेंस ज्यादा जहां होगा जीरो, या यहाँ पे रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा है इसीलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं होता, और यहाँ पे रोटेशनल स्पीड सबसे कम है इसलिए डिफ्लेक्शन कोरियोलिस फोर्स सबसे मजबूत होता है, और यहाँ ये डिफरेंस डिस्टेंस भी सबसे कम हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपने देखा कि जी हाँ ये सही है कि इक्वेटर पर ये जीरो होता है, इक्वेटर पर जीरो होता है, और मैक्सिमम पोल्स पर होता है। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस एंड इट इज मैक्सिमम ओवर द पोल्स। ठीक है, और यहाँ लास्ट देखें, ए साइक्लोन फॉर्म्स इन इट्स एब्सेंस
लास्ट स्टेटमेंट है कि इसके अभाव में चक्रवात का निर्माण होता है। इसके अभाव में तो चक्रवात का निर्माण हो ही नहीं सकता। साइक्लोन्स कैनॉट फॉर्म इन इट्स एब्सेंस, क्योंकि साइक्लोन का मतलब है कि हवा सर्कुलर मोशन, हवा का चक्रीय प्रवाह। तो सर्कुलर मोशन कब होगा? जब वो डिफ्लेक्ट होगी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। और ये डिफ्लेक्शन क्यों होगा? कोरिस फोर्स के कारण होगा। इसीलिए इसके एब्सेंस में साइक्लोन नहीं आएगा, इसके प्रेजेंस में आएगा। इसीलिए ये गलत है। इसीलिए हमको सही कथन पहचानना था ना। तो सही कथन क्या होगा? ओनली सी इज द राइट आंसर, ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों गलत हो जाता है। साइक्लोन इसके एब्सेंस में नहीं, इसके होने से साइक्लोन उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम पोर्शन, जो एक क्लाइमेटोलॉजी का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो सब कुछ मैंने इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड फैक्ट्स अभी भी मिसिंग है, आपका बिल्टअप हो जाए, आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट CBS के साथ, आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। टिल देन गुड बाय and be good, take care of self। आप अपना अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।